प्रकाश विद्युत प्रभाव के अंतर्गत आज के अध्ययन का हमारा जो मुख्य बिंदु है, प्रकाश विद्युत प्रभाव की जो व्याख्या करने के लिए लेनार्ड ने जो प्रयोग किया था उस प्रयोग के बारे में देखेंगे। प्रकाश विद्युत प्रभाव की क्या नियम है इसके बारे में अध्ययन किया जाएगा और आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या किस तरीके से की इसके बारे में अध्ययन किया जाएगा। तो कल के टॉपिक में हम देख रहे थे कि लेनार्ड का प्रयोग में उसका जो प्रेक्षण और परिणाम में क्या आता है इसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। तो लेनार्ड का प्रयोग का इसका प्रेक्षण पहला बिंदु लिया गया था आपतित प्रकाश की तीव्रता। आपतित प्रकाश की तीव्रता का उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों पर क्या इफेक्ट पड़ता है या उसका क्या प्रभाव होती है। तो इसके लिए हमने सूत्र निकाले थे EV0 बराबर 1/2 mv² मैक्सिमम। अर्थात इस सूत्र से या समीकरण से ये पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा है, उत्सर्जित होने वाले जो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा है, उसका मान आपतित प्रकाश की तीव्रता के ऊपर निर्भर नहीं करती है। यदि इसको हम ग्राफ के माध्यम से प्रदर्शित करना चाहें तो धारा और विभवांतर के बीच में यदि हम ग्राफ खींचे, इधर हम लेते हैं विभवांतर और इधर लेते हैं धारा। धारा और विभवांतर के बीच में यदि हम ग्राफ खींचे तो ये हो गया V0 जिसको हम कहते हैं कट ऑफ पोटेंशियल या निरोधी विभव के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर इसका जो वक्र बनेगी वो इस तरीके से प्राप्त होता है। ये हो जाएगा I1, ये हो गया 2I और ये हो गया 3I। तो इस ग्राफ से ये स्पष्ट है कि तीव्रता अलग अलग होने पर यहाँ पर निरोधी विभव का मान एक बराबर है। तो इससे ये स्पष्ट होती है कि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने की दर आपतित प्रकाश की तीव्रता के ऊपर निर्भर नहीं करती है। दूसरा इसका प्रेक्षण में हम लेते हैं प्रेक्षण का दूसरा बिंदु है आपतित प्रकाश की आवृत्ति। आपतित प्रकाश की आवृत्ति। आपतित प्रकाश की आवृत्ति में यदि हम कैथोड पर अलग अलग आवृत्ति की प्रकाश यदि हम डालते हैं तो उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा क्या होती है, बढ़ जाती है। इसमें हम ये भी देख सकते हैं कि धारा और वोल्टेज के बीच में यदि हम ग्राफ खींचे इसको हम कहेंगे विभवांतर और ये हो जाएगा धारा। तो इसमें जो वक्र प्राप्त होगी V1, V2, V3 और ये I है। यहाँ पर धारा और विभवांतर के बीच में जो ग्राफ प्रदर्शित है या इस वक्र से ये स्पष्ट होता है कि अलग अलग तीव्रता के लिए जो निरोधी विभव है उसका मान भी क्या होती है, अलग अलग आती है। इससे एक दूसरा ग्राफ और यहाँ पे हम प्रदर्शित करना चाहें ये आवृत्ति और इधर हम ले लेते हैं ऊर्जा। μ0 ये हो गया A और B। इसको हम पीछे की ओर बढ़ा रहे हैं तो ये P बिंदु पर इस ऊर्जा अक्ष को काट रही है।
तो आपतित प्रकाश की आवृत्ति यदि अलग अलग लेते हैं तो इलेक्ट्रॉनों की जो दर है वह क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। मतलब आपतित प्रकाश की आवृत्ति गतिज ऊर्जा की क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब जैसे जैसे अलग अलग आवृत्ति की प्रकाश कैथोड प्लेट पर आपतित होगी वैसे वैसे इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन होने की दर भी क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो ये इस ग्राफ से स्पष्ट हो रही है कि अलग अलग तीव्रता के लिए जो निरोधी विभव का मान है अलग अलग है। यहाँ पर यदि हम एक दूसरा ग्राफ यहाँ पे देख रहे हैं जिसमें एक सरल रेखा ए बी प्रदर्शित हो रही है। यदि हम आवृत्ति और निरोधी विभव के बीच में ग्राफ खींचे तो यहाँ पर एक सरल रेखा प्राप्त हो रही है। तो इसका मतलब ये होता है कि निरोधी विभव उस विभव को कहते हैं जिसका जो ऋणात्मक क्या बोलना चाहिए उसको, ऋणात्मक विभव कर, है ना, ऋणात्मक विभव पर उसका मान क्या हो जाती है, धारा का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। उसको हम कहते हैं निरोधी विभव। तो यहाँ पर यदि हम इस सरल रेखा को पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो ये ऊर्जा अक्ष को बी बिंदु पर काटती है। तो इस बिंदु पर जो आवृत्ति होगी वह आवृत्ति कितना हो रही है, न्यू जीरो। अर्थात कहने का मतलब यह है कि यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति इस आवृत्ति को हम क्या कहेंगे, देहली आवृत्ति कहेंगे, देहली आवृत्ति से कम है तो किसी भी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं हो सकता। यानी कि इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कराने के लिए जो प्रकाश की जो आवृत्ति होगा उसका जो मान होगी वह देहली आवृत्ति के मान से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। देहली आवृत्ति से कम होगी, यहाँ पर देखिए यहाँ पर देहली आवृत्ति से कम हो रही है, तो कम हो रही मतलब ऊर्जा का मान क्या आ रही है, ऋणात्मक आ रही है। ठीक है, तो ऋणात्मक ऊर्जा आ रही है मतलब उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि नहीं होगी, और गतिज ऊर्जा में वृद्धि नहीं होगी इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो है उस धातु की सतह से उत्सर्जित नहीं होगी। तो इस दोनों ग्राफ से ये निष्कर्ष निकलता है कि आपतित प्रकाश की आवृत्ति ऊर्जा को बढ़ाती है जिससे इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ती है और धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। तो इस तरीका से हम लेनार्ड के प्रयोग का दूसरा प्रेक्षण ले सकते हैं। तीसरा इसमें यदि हम इसका बात करें तो भिन्न भिन्न धातुओं का क्या प्रभाव पड़ता है। भिन्न भिन्न धातुओं का प्रभाव। तो यदि हम कैथोड पर अलग अलग धातु को लेकर के प्रकाश आपतित कराते हैं तो प्रत्येक धातु के लिए देहरी आवृत्ति का मान क्या होगी है, अलग अलग होती है। देहरी आवृत्ति की परिभाषा इस से स्पष्ट है कि वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे अधिक यदि प्रकाश की आवृत्ति है तभी प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन धातु की सतह से होगी। तो यहाँ पर यदि हम इस प्रयोग को अलग अलग धातुओं के लिए प्रकाश विद्युत प्रभाव के अंतर्गत लेनार्ड के प्रयोग का तीसरा परीक्षण हम यहाँ पे देख रहे थे कि भिन्न भिन्न धातुओं का प्रभाव, इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन में अलग अलग धातुओं का क्या प्रभाव पड़ती है। तो यदि हम कैथोड प्लेट को अलग अलग धातुओं के लिए रख करके इस प्रयोग को हम यदि बार बार दोहराते हैं तो यह देखा जाता है कि अलग अलग धातुओं के लिए जो देहली आवृत्ति का मान होती है वह क्या होती है, अलग अलग होती है। तो इस तरीका से यदि हम देहली आवृत्ति को न्यू जीरो से प्रदर्शित करते हैं तो फोटॉन की जो ऊर्जा होगी, फोटॉन की ऊर्जा E इक्वल टू एच न्यू हो जाती है। और इस ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, धातु की कार्य फलन कहते हैं, जिसको फाई से प्रदर्शित की जाती है। अर्थात फाई बराबर क्या हो जाएगा, कार्य फलन। तो इसका मान हो जाएगा एच न्यू जीरो। अर्थात धातु की कार्यफलन का मतलब यह है कि यह उस पृष्ठ से इतनी ऊर्जा जब अवशोषित करेगा तभी उस धातु की पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन क्या करेगी,
उत्सर्जित करेगी। तो इस तरीके से हम अलग अलग धातुओं के लिए इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन में देहली आवृत्ति का मान अलग अलग रख करके इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कराते हैं। ठीक है, तो ये जो कार्यफलन है फाई इक्वल टू एच न्यू जीरो, जहां पर एच फ्लांक नियतांक है और न्यू जीरो क्या चीज है, देहली आवृत्ति का मान है। तो इस तरीके से हम लेनार्ड के प्रयोग को अलग अलग बिंदुओं के आधार पर उसके प्रेक्षण प्राप्त कर सकते हैं और प्रकाश विद्युत प्रभाव का जो व्याख्या है उसको स्पष्ट किया जा सकता है। ठीक है, आगे हम इसमें चलते हैं कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए क्या नियम होती है। प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम तो हर्ट्ज, हॉल और वेक्स, इसके बाद लेनार्ड, तीनों के प्रयोग के आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या को प्रदर्शित करने के बाद में इसके लिए और क्या क्या नियम होना चाहिए। तो इसके नियम के अंतर्गत पहला बिंदु हम लेते हैं कि धातु की सतह पर जैसे ही इलेक्ट्रॉन आपतित होती है, धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होना शुरू हो जाता है। पहला बिंदु में लिए जैसे ये एक धातु की प्लेट है, इस पर प्रकाश किरण आपतित हुआ, जिसकी आवृत्ति क्या होती है या ऊर्जा क्या होती है, E इक्वल टू एच न्यू। उच्च आवृत्ति की प्रकाश यदि धातु की प्लेट पर आपतित होती है तो जैसे ही प्रकाश किरण इस प्लेट पर आपतित हुआ, तुरंत यहां से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होना शुरू हो जाती है। तो आपतित प्रकाश और इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन होने में यहाँ पे कोई भी समय अंतर नहीं आता है। जैसे ही आपतित हुआ वैसे ही तुरंत इलेक्ट्रॉनों का क्या हो जाती है, उत्सर्जन होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो इसको हम ले सकते हैं कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के पहला नियम में कि आपतित प्रकाश और वहां से उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन की जो समय है उस समय में कोई भी अंतर नहीं आती है, ये पहला नियम है। ठीक है, दूसरा नियम हम इसमें ये ले सकते हैं कि धातु की प्लेट से उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होगी वह आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती, उसकी तीव्रता पर निर्भर नहीं करती, चाहे प्रकाश की तीव्रता कितनी भी हो। क्योंकि हमने पहले इसके निष्कर्ष में देख चुके थे, लेनार्ड के प्रयोग के निष्कर्ष में देख चुके थे कि उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की जो ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता के ऊपर निर्भर नहीं करती है। किसके ऊपर निर्भर करती है, आवृत्ति के ऊपर निर्भर करती है। तो उसी को हम प्रकाश विद्युत प्रभाव के दूसरे नियम में वही कह रहे हैं कि आपतित प्रकाश की उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की जो ऊर्जा होगी वह आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करेगी, उसकी तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, तीसरा बिंदु में हम उसी को ले सकते हैं कि यदि आपतित प्रकाश की तीव्रता अधिक हो तो उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। या दूसरे रूप में यदि हम इसको कहना चाहें तो कह सकते हैं कि आपतित प्रकाश की जो संख्या होगी या उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी वह संख्या किसके ऊपर निर्भर करेगी, आपतित प्रकाश की तीव्रता के ऊपर निर्भर करती है। ठीक है, चौथा बिंदु में हम इसको लिखेंगे कि यदि हम आवृत्ति को धीरे 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 करके क्रमशः क्या करते जाएं, बढ़ाते जाएं, तो उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की दर भी क्या होगी, बढ़ेगी। और यदि हम आवृत्ति को क्रमशः कम करते जाएं तो धारा का मान या उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों का मान भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो यदि आपतित प्रकाश की जो आवृत्ति है वह निरोधी विभव या दूसरे भाषा में उसको हम कहें कि जो देहली आवृत्ति है उस आवृत्ति से कम हो जाती है या उसके बराबर हो जाती है, तो उस स्थिति में इलेक्ट्रॉनों का जो वेग है वह क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अर्थात चौथे बिंदु हम ले सकते हैं न्यू इक्वल टू न्यू जीरो, आपतित प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति के बराबर हो या इससे कम हो। इस स्थिति में जो उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन का जो वेग है वह क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से प्रकाश विद्युत प्रभाव के 4 नियम है। इस चारों नियम के आधार पर किसी भी धातु के लिए प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की जा सकती है। ठीक है, आगे के बिंदु में हम लेके चलते हैं कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने में तरंग सिद्धांत क्यों असफल हुआ।
प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने में तरंग सिद्धांत की असमर्थता। चूंकि प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार यहाँ पर की गई है, या जिसको हम कहते हैं आइंस्टीन के कणिका सिद्धांत के नाम से भी उसको जाना जाता है, तो तरंग सिद्धांत हाइगन के द्वारा दिया गया है। तो हाइगन की जो तरंग सिद्धांत है, उस सिद्धांत के आधार पर हम प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या क्यों नहीं कर सकते? तो इसके पीछे मुख्य कारण ये है कि आपतित प्रकाश की जो तीव्रता है इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए आवश्यक नहीं होती है। यदि आपतित प्रकाश की तीव्रता इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए आवश्यक होती, तो जैसे ही धातु की प्लेट पर प्रकाश किरणें आपतित होती, वहां से या उस धातु की प्लेट से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होना शुरू हो जाता। पर वास्तव में वैसा नहीं होती है। इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन धातु की सतह से कब होती है? जब आपतित प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति से क्या हो? अधिक हो। ठीक है, देहली आवृत्ति से अधिक जब आवृत्ति की प्रकाश किरण किसी धातु की सतह पर आपतित होगी, तभी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होना शुरू होती है। तो यहाँ पर हाइगन के तरंग सिद्धांत इसी कारण असमर्थ हो गया, क्योंकि यह तीव्रता के ऊपर निर्भर करती है और प्रकाश की तीव्रता इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा को बढ़ाती नहीं है। इस कारण यह सिद्धांत जो है क्या हो गया? असफल हो गया, या प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने में हाइगन की तरंग सिद्धांत असफल हो गई। ठीक, दूसरा पॉइंट या दूसरा बिंदु हम इसमें ये ले सकते हैं कि यदि प्रकाश को तरंग के रूप में माना जाए, तो यदि प्रकाश को तरंग के रूप में माना जाए, तो जैसे ये क्या है? धातु की एक सतह है, तरंगे इस रूप में जैसा आ रही है, तो जितने भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होगी, उस इलेक्ट्रॉन पर ये जो तरंगे क्या होगी? आएगा, या इस तरंगे इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी? ऊर्जा देगी, जिससे यह इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा। ठीक है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होती है। क्या होती है यहाँ पर? यदि ये तरंगे इस पृष्ठ पर संचरित होगी, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो है उस इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा अवशोषित करने में क्या लगेगी? कुछ समय लगेगा। ठीक है, और हमने देखा कि धातु की सतह पर जैसे ही प्रकाश किरण आपतित होती है, धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होना शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रही है कि ये जो ऊर्जा आ रही है, तरंग के रूप में जो ऊर्जा आ रही है, वह सभी इलेक्ट्रॉनों के ऊपर आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित होने में या उत्सर्जित होने में कुछ समय लगेगी, लेकिन वास्तव में प्रकाश की आवृत्ति के ऊपर चूंकि उत्सर्जन का मान जो है निर्भर करता है, तो यहाँ पर समय में अंतर आ रही है, और वास्तव में समय में अंतर नहीं आना चाहिए। तो इस कारण भी हाइगन के जो तरंग सिद्धांत है, वह प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने में क्या हो गई? असमर्थ हो गई। इसमें एक बिंदु और हम लेके चलते हैं कि यदि प्रकाश तरंगे के रूप में संचरित होती है, या उसको हम तरंग के रूप में माने, तो यदि हम तीव्रता को बढ़ाएंगे, तो तीव्रता के बढ़ाने के फलस्वरूप उस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में भी क्या होना चाहिए? वृद्धि होना चाहिए, जिससे वह इलेक्ट्रॉन उस सतह से क्या हो? उत्सर्जित हो। पर वास्तव में वैसा नहीं होती है, चूंकि तीव्रता के बढ़ाने पर जो ऊर्जा होगी, उस ऊर्जा का मान नहीं बढ़ती है, और ऊर्जा का मान नहीं बढ़ेगी, इसका मतलब क्या है कि धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होगा। तो इस तरीके से ये मुख्य 3 बातें हैं जिसके कारण प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने में हाइगन का जो तरंग सिद्धांत है वह असफल हुआ, और इस प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने में प्लैंक का जो क्वांटम सिद्धांत है और न्यूटन का जो कणिका सिद्धांत है, दोनों सिद्धांतों को आधार मानते हुए प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या किसी भी धातु के लिए इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होती है उसके लिए किया जा सकता है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण।
तो प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर 1905 में आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत समीकरण की व्याख्या की। इसके आधार पर उन्होंने देखा कि फोटॉन की क्या परिभाषा हुआ, ये आइंस्टीन ने बताया प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार। तो उन्होंने देखा कि प्रकाश ऊर्जा छोटे छोटे कणों का एक क्या होती है, बंडल होती है, जिसको हम छोटे छोटे कणों का पैकेट के रूप में भी हम जान सकते हैं। ठीक है, तो इस पैकेट को, जो छोटे छोटे कण होते हैं, उस बंडल को या पैकेट को हम क्या कहते हैं, फोटॉन कहते हैं। और हम जानते हैं कि यदि प्रकाश की जो आवृत्ति न्यू हो, यदि प्रकाश की आवृत्ति न्यू हो, तो प्रत्येक फोटॉन की ऊर्जा, फोटॉन की ऊर्जा E इक्वल टू एच न्यू होती है, जहां पर H प्लैंक नियतांक है। ठीक है, तो इस तरीके से आइंस्टीन ने देखा कि जब यह फोटॉन किसी धातु की सतह पर उत्सर्जित होती है, यह फोटॉन जो है किसी धातु की सतह पर क्या होगी, आपतित होगी। तो आपतित होने के फलस्वरूप ये जो ऊर्जा है वह दो भागों में क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। पहला भाग क्या होता है कि धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन होने में व्यय हो जाती है, और शेष जो भाग बचा रहता है इसी ऊर्जा का, वह क्या हो जाता है, जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन है उसको क्या करती है, गति प्रदान करती है। तो ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार हम जानते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम, इस नियम के अनुसार हम जानते हैं कि ऊर्जा न तो नष्ट होती है और न ही क्या होती है, उत्पन्न होती है, बल्कि उसका रूप जो है क्या होता है, परिवर्तित होती है। तो यहाँ पर ऊर्जा संरक्षण नियम के आधार पर या इसके सिद्धांत के आधार पर फोटॉन की जो ऊर्जा है E इक्वल टू एच न्यू, यह दो भागों में क्या हो रही है, बढ़ रही है। पहला भाग कहाँ पे जा रही है, धातु की सतह पर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कराने में। जैसे ये एक धातु की सतह है, इस पर प्रकाश किरणें आपतित हो रही है, जिसकी ऊर्जा कितनी है, E इक्वल टू एच न्यू। ठीक, तो पहला, इस ऊर्जा का पहला भाग कहाँ पे खत्म हो गया, इस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कराने में। जैसे इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा को ग्रहण करेगी, उत्तेजित होगी और धातु की सतह से क्या हो जाएगी, बाहर चले जाएगी। ठीक है, इसी ऊर्जा का जो शेष भाग जो बचा हुआ है, जिसको हम द्वितीय भाग कहेंगे, वह जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गति प्रदान करेगा, अर्थात उस गति ऊर्जा में क्या हो जाएगी, बदल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऊर्जा संरक्षण का जो नियम है या उसकी सिद्धांत है, इस आधार पर हम कह सकते हैं कि फोटॉन की ऊर्जा क्या होगा, यहाँ पर फोटॉन की ऊर्जा किसके बराबर हो जाएगी, धातु की कार्यफलन, धातु की कार्यफलन प्लस किसके बराबर, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। ठीक है, तो यहां पर आ रही है धातु की कार्यफलन। धातु की कार्यफलन को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, फाई से प्रदर्शित करते हैं। और फाई क्या चीज है कि पृष्ठ से जो इलेक्ट्रॉन है उसको उत्सर्जित होने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा है। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, उस धातु पृष्ठ के लिए उसकी कार्यफलन के नाम से जानते हैं। तो फाई प्लस यहाँ पे उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, यदि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हम लेंगे E के, जिसको हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी, किसके बराबर हो रही है, फोटॉन की ऊर्जा कितनी है, E इक्वल टू एच न्यू। ये तो यहाँ पर ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत लागू हो रही है। जो प्रकाश E इक्वल टू एच न्यू ऊर्जा का इस धातु की पृष्ठ पर आपतित हुआ, वह दो भागों में क्या हो रही है, बढ़ रही है। एक धातु की कार्यफलन ऊर्जा और दूसरी ऊर्जा क्या है, गतिज ऊर्जा है। ठीक है, अब यहाँ पर यदि हम लेके चलें कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या हो, m हो, यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m हो और वेग
v हो तो गतिज ऊर्जा E के बराबर कितनी हो जाएगी 1/2 mv का स्क्वायर। ठीक है, E के इक्वल टू 1/2 mv का स्क्वायर। इस मान को हम यहां पर रख देते हैं। तो इसको लिखेंगे फोटॉन की ऊर्जा h न्यू बराबर 5 प्लस 1/2 mv का स्क्वायर ये प्राप्त होती है। ठीक है, यहां पर हम देख रहे थे कि यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m हो और उसकी वेग जो उत्सर्जित हो रही है v हो, तो उस स्थिति में उस इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा हो जाती है E के बराबर 1/2 mv का स्क्वायर। यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं h न्यू बराबर 5 प्लस 1/2 mv का स्क्वायर। यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यू देहली आवृत्ति के बराबर हो अर्थात न्यू इक्वल टू न्यू जीरो। इस स्थिति में क्या धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा? नहीं। तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होगा मतलब इलेक्ट्रॉन का जो वेग है वो क्या हो जाएगा? शून्य हो जाती है। तो यहां पर हम उसको लिख सकते हैं न्यू इक्वल टू न्यू जीरो होने पर इलेक्ट्रॉन का वेग v बराबर शून्य हो जाती है। v बराबर शून्य हो जाती है। तो इस समीकरण में क्या हो जाएगी? अतः h न्यू बराबर यहां पर क्या लिखेंगे? h न्यू जीरो। क्या लिखेंगे? h न्यू जीरो। ये क्या हो जाएगा? 5 प्लस यहां पर हो जाएगा 1/2 m इंटू जीरो। इलेक्ट्रॉन का वेग क्या हो रही है? शून्य हो रही है। कब? जब देहली आवृत्ति के बराबर हो प्रकाश की आवृत्ति। फिर इसको हम आगे सरल करें। इसको लिखेंगे या h न्यू जीरो बराबर 5 और ये जीरो से यहाँ पे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। या इसको हम लिख सकते हैं h न्यू जीरो बराबर 5। इस मान को इस समीकरण में यदि हम रखते हैं 5 के मान को तो क्या हो जाएगी? या h न्यू बराबर 5 का मान रखेंगे कितना? h न्यू जीरो प्लस 1/2 m v का वर्ग। या इसको हम लिख सकते हैं h न्यू पक्षांतर करके लाएंगे माइनस h न्यू जीरो बराबर 1/2 mv का वर्ग। दोनों में h है, इसको हम कॉमन ले सकते हैं, उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे h न्यू माइनस न्यू जीरो बराबर 1/2 mv का स्क्वायर। तो ये जो समीकरण निकल रही है इसी समीकरण को हम कहते हैं आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। इस समीकरण की सहायता से आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव का व्याख्या किया और इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉनों की जो गतिज ऊर्जा होती है, इस सूत्र से स्पष्ट है, इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा
आपतित प्रकाश की आवृत्ति के ऊपर निर्भर करती है, आपतित प्रकाश की तीव्रता के ऊपर निर्भर नहीं करती। दूसरा उन्होंने ये भी बताया कि यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति से कम हो या बराबर हो, उस स्थिति में धातु की पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं हो सकता, क्योंकि धातु की पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कराने के लिए आपतित प्रकाश की आवृत्ति को देहली आवृत्ति से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। ठीक है, इस समीकरण से यह भी पता चलता है, आइंस्टीन ने बताया कि इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की जो ऊर्जा होगी वह आपतित प्रकाश की आवृत्ति के ऊपर निर्भर करेगी, आपतित प्रकाश की तीव्रता के ऊपर निर्भर नहीं करती है। उन्होंने यह भी बताया कि आपतित प्रकाश की जो तीव्रता है वह इलेक्ट्रॉनों की संख्या के ऊपर निर्भर करती है, मतलब कितनी अधिक मात्रा में इलेक्ट्रॉन जो है उत्सर्जित हो रही है, ये प्रकाश की तीव्रता के ऊपर निर्भर करती है। तो इस तरीका से आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार की। ठीक है, और इस तरीके से उन्होंने एक समीकरण का निगमन किया जिसको हम कहते हैं आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण। आगे हम देखेंगे इसमें प्रकाश विद्युत सेल। प्रकाश विद्युत सेल। प्रकाश विद्युत सेल को यदि हम परिभाषित करें तो हम देख सकते हैं कि ऐसा युक्ति जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है उसको हम क्या कहते हैं, प्रकाश विद्युत सेल कहते हैं। प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण या परिवर्तित करना, ये कहलाती है प्रकाश विद्युत सेल। तो बनावट के आधार पर प्रकाश विद्युत सेल अलग अलग प्रकार की हो सकती है। तो मुख्य रूप से प्रकाश विद्युत सेल 3 प्रकार की होती है। तीन प्रकार की होती है। पहला प्रकाश उत्सर्जक सेल, दूसरा हम ले सकते हैं प्रकाश उल्टी सेल और तीसरा लेंगे प्रकाश चालकी सेल। तो इस तरीके से बनावट के आधार पर प्रकाश विद्युत सेल मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। प्रकाश उत्सर्जक सेल, प्रकाश उल्टी सेल और प्रकाश चालकी सेल। प्रकाश उत्सर्जक सेल भी और 2 प्रकार की होती है जिसको हम कह सकते हैं निर्वात युक्त प्रकाश विद्युत सेल। इसके और 2 प्रकार हैं। पहला यहां पर लें प्रकाश विद्युत सेल के प्रकार में पहला प्रकार इसका आता है निर्वात युक्त प्रकाश विद्युत सेल और दूसरा आती है गैस युक्त प्रकाश विद्युत सेल। तो इस तरीके से प्रकाश उत्सर्जक सेल 2 भागों में यहाँ पर बटा हुआ है, निर्वात युक्त प्रकाश विद्युत सेल और गैस युक्त प्रकाश विद्युत सेल। तो
ये सेल किस प्रकार से प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है या बदलती है, इसको हम इसके एक विद्युत आरेख के माध्यम से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम ले सकते हैं निर्वात युक्त प्रकाश विद्युत सेल। पहला प्रकार लेते हैं निर्वात युक्त प्रकाश विद्युत सेल। निर्वात युक्त प्रकाश विद्युत सेल की यदि हम संरचना देखें तो इसमें तो ये प्रकाश विद्युत सेल की निर्वात युक्त प्रकाश विद्युत सेल की यहाँ पे विद्युत संरचना प्रदर्शित है। इसमें कांच का बना हुआ एक निर्वात बल्ब है। इस बल्ब के जो अंदर का जो भाग है किसी क्षारीय धातु के माध्यम से या क्षारीय धातु से इसको क्या कर दिया है, लेप कर दिया गया है। इतने भाग को छोड़ दी गई है। ये जो भाग है यहाँ से प्रकाश किरणें आपतित कराई जाती है जिसकी ऊर्जा होती है E=h²। तो ये जो लेप कर दिया गया है उसको हम कैथोड कहेंगे या कैथोड का कार्य कर सकती है। और यहाँ पर इस बल्ब के अंदर चूंकि पूरी निर्वात है, निर्वात का मतलब होता है वहां पर ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है। तो एक यहाँ पर वृत्ति वलय रखी गई है और ये वृत्ति वलय एनोड का काम करती है। एनोड और कैथोड के बीच में यहाँ पर एक बैटरी रखी गई है, एक परिवर्ती प्रतिरोध है जिसको हम कहते हैं धारा नियंत्रक, और इस धारा को मापने के लिए यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर रखा गया है। तो इस तरीके से विद्युत परिपथ पूरा होने के बाद में जब प्रकाश किरण को इस कांच के बल्ब पर जो गैप यहाँ पर छूटा हुआ है उस पर जिसकी ऊर्जा E=h है आपतित कराई जाती है, तो कैथोड से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होना शुरू हो जाती है। चूंकि यहाँ पर एनोड जो है धनात्मक विभव पर रखा गया है, इसलिए कैथोड से उत्सर्जित होने वाले जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करेगी, आकर्षित करेगी। तो इस तरीके से ये विद्युत परिपथ पूरा हो जाता है और जो प्रवाहित धारा है वो जो गैल्वेनोमीटर है उसमें विक्षेप आएगी तो पता चल जाता है। तो इस तरीके से विद्युत परिपथ पूरा होने के बाद में इस सेल पर जो प्रकाश ऊर्जा है वह विद्युत ऊर्जा में क्या हो जाती है, बदल जाती है। ठीक है। यदि कैथोड और एनोड के विभव को आपस में बदल दें तो यहाँ पर यदि कैथोड से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगी तो यदि ये नेगेटिव आवेश पर होगा, ये ऋणात्मक विभव पर होगा, तो ऋणात्मक चूंकि इलेक्ट्रॉन में भी ऋणात्मक आवेश पाई जाती है और ऋणात्मक एक दूसरे को क्या करेगी, प्रतिकर्षित करेगी, जिसके कारण यहाँ पर विद्युत परिपथ पूरा नहीं हो पाएगी और जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की जो दर है वह एनोड पर नहीं पहुंच पाएगा, अर्थात इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो इस तरीके से हम निर्वात युक्त प्रकाश विद्युत सेल में प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो यहाँ पर जो प्राप्त होने वाली जो धारा है उस धारा का मान क्या होता है, बहुत ही कम होती है। जब उसको उपयोग में लाई जाती है तो इस प्रकार के धारा को एक प्रवर्धक होती है, उस प्रवर्धक के माध्यम से उसका प्रवर्धित किया जाता है, मतलब उसकी जो आवृत्ति है उसको बढ़ाई जाती है, धारा के मान को बढ़ाया जाता है और वह जो दैनिक जीवन में उपयोग आने वाली जो वस्तुएं होती है उसमें इसका उपयोग किया जा सकता है। ठीक है। तो इसमें प्राप्त होने वाली धारा का मान क्या होती है, कम होती है। ठीक। इसी में यदि हम दूसरा इसका प्रकार ले रहे थे गैस युक्त प्रकाश विद्युत सेल,
गैस युक्त प्रकाश विद्युत सेल में क्या होती है, उसकी भी संरचना सेम इसी प्रकार की होती है, पर यहां पर क्या भर दिया जाता है, अक्रिय गैस भर दी जाती है। अक्रिय गैस यहाँ पर भर दिया जाता है। जब प्रकाश किरणें कैथोड पर आपतित होगी तो इलेक्ट्रॉन की उत्सर्जित होने की दर बढ़ जाएगी, मतलब इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो यह इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है, जो गैस यहाँ पर जो भरा हुआ है, उस गैस को क्या कर देती है, आयनित कर देती है। जब गैस को आयनित कर देगी तो धारा का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो धारा का मान जब बढ़ाना रहता है तो हम क्या करते हैं, गैस युक्त प्रकाश विद्युत सेल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो प्रकाश विद्युत सेल का जो दो प्रकार था, निर्वात युक्त प्रकाश विद्युत सेल और गैस युक्त प्रकाश विद्युत सेल, दोनों की संरचना यहाँ पर सेम है। दोनों में अंतर यही है कि जब गैस युक्त प्रकाश विद्युत सेल की बात करेंगे तो यहाँ पर जो निर्वात रखा गया था उसमें हम क्या रखेंगे, अक्रिय गैस रखेंगे, और इस अक्रिय गैस का उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन क्या कर देती है, आयनित कर देती है, जिससे धारा का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इस तरीके से जब धारा के मान को बढ़ाना रहता है तो गैस युक्त प्रकाश विद्युत सेल का उपयोग किया जाता है। तो ये था प्रकाश विद्युत सेल का पहला प्रकार। प्रकाश विद्युत सेल में निर्वात युक्त प्रकाश विद्युत सेल और गैस विद्युत सेल की संरचना और उसमें धारा का उपयोग कैसे किया जाता है, इसके बारे में। ठीक है, तो आज के जो अध्ययन का जो मुख्य बिंदु था, लेनार्ड के प्रयोग का प्रेक्षण, उसमें इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कैसे होती है, आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण का व्याख्या आइंस्टीन के द्वारा किया गया, और ये प्रकाश विद्युत सेल का एक प्रकार। ठीक, थैंक यू।